नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग टूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के स्टूडेंट्स को पेपर 8 के औरंगजेब की राजपूत नीति किस तरह की रही कि उसके प्रारंभ में कैसे राजपूतों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रहे और उसके पश्चात उसके संबंध किस तरह से बिगड़ते हुए चले गए। तो औरंगजेब ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक जो चरण है उसमें राजपूतों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे, लेकिन उसकी साम्राज्यवादी नीति के कारण राजपूतों से उसका संघर्ष होना भी अनिवार्य हो गया था। कहते हैं औरंगजेब की सेवा में आने के बाद जसवंत सिंह को सबसे पहले मार्च 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। गुजरात के पूर्व सूबेदार शाह नवाज खां की अयोग्यता और फिर उसके द्वारा दारा का सहयोग देने के कारण प्रांत में काफ़ी अव्यवस्था फैल गई थी। जसवंत सिंह ने शीघ्र ही गुजरात पहुंचकर अपनी सैनिक और प्रशासनिक योग्यता के बल पर विद्रोही जमींदारों का दमन करके वहां शांति और व्यवस्था स्थापित कर दी थी। इससे प्रसन्न होकर औरंगजेब ने उसे खिल्लत भी प्रदान की थी। दक्षिण में मराठों के विरुद्ध उसका किस तरह का रोल रहा है, इसे हम देखते हैं कि मुगल सेनाएं इस समय तो दक्षिण में उदयमान जो मराठा शक्ति है उसके दमन में व्यस्त थी, किंतु दक्षिण का जो सूबेदार शाइस्ता खां है उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने में सफल नहीं हो पा रहा था। इसलिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिण जाने का आदेश दिया था। 1662 ईस्वी में वह पूना भी पहुंच गए थे। उनके पहुंचते ही मराठों की गतिविधियों जो है वो धीरे पड़ गई थी, किंतु 3 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी जो है वो जसवंत सिंह की सेना को चकमा देकर पूना पहुंचे और शाइस्ता खां के महल पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था। कुछ जो विद्वान हैं वो शिवाजी की इस कार्यवाही में जसवंत सिंह का हाथ मानते हैं। काफी खां तो लिखते हैं कि शिवाजी और जसवंत सिंह के मध्य संधि होने तक की बात उन्होंने कह दी है। बर्नियर और मनुची भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, किंतु यह धारणा सही नहीं है, निर्मूल है, क्योंकि औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खां के साथ जसवंत सिंह को दक्षिण से न हटाना और दरबार में लौटने पर 1665 ईस्वी में 1667 ईस्वी में उन्हें सम्मानित करके 1667 ईस्वी में पुनः दक्षिण भेजना इस मत की पुष्टि करते हैं कि इस मामले में जसवंत सिंह का कोई हाथ नहीं था। अन्यथा ऐसा होता तो संदेहशील जो औरंगजेब है वो जसवंत सिंह को अवश्य दंडित कर देते। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने मुअज्जम और जसवंत सिंह को भी आगरा बुलाया। मराठों के दमन का दायित्व मिर्जा राजा जय सिंह को सौंपा। दरबार में पहुंचने पर सम्राट ने जसवंत सिंह को खिल्लत प्रदान कर सम्मानित किया। 15 माह दरबार में रहने के बाद सितंबर 1666 ईस्वी में जसवंत सिंह को शहजादा मुअज्जम के साथ ईरान के शाह के विरुद्ध उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर भेजा गया था, किंतु शाह की मृत्यु के कारण यह सेना कहते हैं लाहौर से ही वापस लौट आई थी। जसवंत सिंह का पुनः दक्षिण में होना। अगस्त 1666 में शिवाजी के आगरा से भाग जाने और बीजापुर में जय सिंह की असफलता से रुष्ट होकर औरंगजेब ने जय सिंह के स्थान पर शहजादा मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार बनाया था और जसवंत सिंह को उनके साथ जाने का आदेश दिया था। जसवंत सिंह औरंगाबाद भी पहुंचे। इसी समय कहते हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र की चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उन्हें गहरा आघात भी लगा था, किंतु फिर भी वो मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करते ही रहे थे। जनवरी 1671 ईस्वी में जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाकर उत्तर में बुला लिया। जसवंत सिंह अभी गुजरात में शांति स्थापित ही कर रहे थे कि नवंबर 1673 ईस्वी में सम्राट ने उसे काबुल जाने के भी आदेश दिए, जहां उसने अफगानों के विद्रोह का भी दमन किया। अंत में सम्राट ने उसे जमरूद में ही रहने के आदेश दिए थे। 22 फरवरी 1676 ईस्वी को जसवंत सिंह के एकमात्र जीवित पुत्र जो जगत सिंह की थी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इसी दारुण दुख में 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह की मुगल सेनाओं को जो सेवाएं दी गई वह वाकई काफ़ी मुगलों के पक्ष में रही हैं। अब कहते हैं जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो राजपूतों द्वारा मुगलों के विरोध का सूत्रपात भी हो गया। 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु मारवाड़ के लिए आपत्ति का सूत्रपात ही नहीं वरन मुगल राजपूत संबंधों के इतिहास की युगांतकारी घटना सिद्ध हुई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनका कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं था, अतः औरंगजेब उनकी मृत्यु की सूचना
सुनकर पाकर कहते हैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ था और उसके मुंह से निकल पड़ा था, दरवाजा ए कुफ्र शिकस्त, अर्थात धर्म विरोध का दरवाजा जो है वो ध्वस्त हो गया। यद्यपि स्वयं को सर्वसत्ताधारी मानकर अपने अधीनस्थ राज्यों के शासकों को उनके पद की मान्यता देना मुगल सम्राट अपना अधिकार समझते थे, फिर भी मुगलों के अधीनस्थ किसी राज्य के शासक की मृत्यु होने पर उस राज्य के उत्तराधिकारी की घोषणा उसी दिन करने की परंपरा प्रचलित थी। किंतु जसवंत सिंह के मामले में औरंगजेब ने इस परंपरा का निर्वाह नहीं किया था। इसके विपरीत जसवंत सिंह की मृत्यु की सूचना मिलते ही उनके जोधपुर को खालसा घोषित किया और वहीं के महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। जसवंत सिंह जैसे स्वामी भक्त शासक के राज्य के प्रति औरंगजेब द्वारा उठाए गए इस कठोर कदम के संबंध में गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि जिस व्यक्ति ने अपने पिता और भाइयों को नहीं छोड़ा और उसकी दृष्टि में ऐसे सामंत जो मुगल हितों को हानि पहुंचाता हो, दया का भाजन नहीं हो सकता था। जसवंत सिंह कई बार सम्राट के विरुद्ध अविनीत आचरण कर चुका था। महाराजा की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध का अवसर दिया। इसी संदर्भ में डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने भी लिखा है कि औरंगजेब जसवंत सिंह द्वारा की गई हरकतों का बदला और उसके राज्य को नष्ट करके अथवा अधीन स्थिति में लाकर लेना चाहता था, अतः वह ताने बाने बुनने लगा और शाही अधिकारियों को जोधपुर राज्य का प्रबंध करने भेज दिया। मुगल सेना और अधिकारियों ने शीघ्र ही बिना किसी प्रतिरोध के जोधपुर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, क्योंकि जसवंत सिंह के प्रति निष्ठावान सैनिक अधिकारी भी जो थे उस समय काबुल में ही थे। इसके अतिरिक्त काबुल से आने वाले राठौड़ सरदारों ने भी मुगलों का विरोध न करने के निर्देश जोधपुर भेज दिए थे। वस्तुतः औरंगजेब जो था वो मारवाड़ में मुगल हितों की रक्षार्थ अपने विश्वास पात्र और जसवंत सिंह के भाई अमर सिंह के पुत्र इंद्र सिंह को, जो कि 2 पीढ़ियों से मुगलों की अधीनता में थे, मारवाड़ का शासक बनाना चाहता था। किंतु प्रारंभ में उसने इस विचार को स्थगित रख के जोधपुर को खालसा घोषित किया और वहां शाही अधिकारियों की नियुक्ति करी। इसके पश्चात राठौड़ों के संभावित प्रतिरोध का दमन करने के लिए वह स्वयं कहते हैं 1679 ईस्वी में अजमेर के लिए उसने प्रस्थान किया था और खाने जहां बहादुर को मारवाड़ पर अधिकार करने और मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। राठौड़ राजपूतों ने काबुल से आ रहे सरदारों के निर्देश पर मुगलों की इस कार्यवाही का कोई विरोध ही नहीं किया, अतः खाने जहां ने शीघ्र ही जोधपुर पर अधिकार किया और यहाँ के मंदिरों को खंडित किया। खंडित मूर्तियों को गाड़ियों में लाद कर दिल्ली भेजा गया, जहां वे लाल किले और जामा मस्जिद के मार्ग में पैरों तले कुचलवाने के लिए डाल दी गई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय कहते हैं पेशावर में उसकी 2 रानियों जादम और नरुकी गर्भवती थी। जिस समय औरंगजेब मारवाड़ से अपनी मलिन भावनाओं से ओतप्रोत योजना को क्रियान्वित कर रहा था, पेशावर में स्थित राठौड़ सरदार गर्भवती रानियों सहित 15 फरवरी 1679 ईस्वी में वो लाहौर पहुंचे और 19 फरवरी को लाहौर में ही रानी जादम ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। अजीत सिंह के जन्म के कुछ समय पश्चात ही रानी नरुकी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दल थम्बन रखा गया, किंतु उसकी कुछ समय पश्चात ही मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह के पुत्र जन्म से राठौड़ों में उत्साह की लहर दौड़ गई थी, अतः 26 फरवरी को मारवाड़ के कुछ मंत्रियों ने औरंगजेब से मिलकर अजीत सिंह को जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने की प्रार्थना की थी, किंतु औरंगजेब ने इस और कोई ध्यान ही नहीं दिया, अतः वे रानियों और अजीत सिंह के दिल्ली पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगे थे। सम्राट के आमंत्रण के अनुरूप राठौड़ सरदार मारवाड़ के राज परिवार सहित 5 अप्रैल 1679 ईस्वी को दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्हें नूरगढ़ में बंदी की भांति रखा गया था। इस समय तक जोधपुर से भी अनेक राठौड़ सरदार दिल्ली पहुंच चुके थे। कहते हैं अजीत सिंह के दिल्ली पहुंचने के बाद राठौड़ सरदार अजीत सिंह को उसका पैतृक राज्य देने और जोधपुर भेजने की प्रार्थना करते रहे, किंतु औरंगजेब एक और तो उन्हें अजीत सिंह के बड़े होने पर राज्य देने आदि के झूठे आश्वासन देकर इस प्रश्न को टालते रहे और दूसरी ओर मारवाड़ को पूर्णतः अपने प्रभाव में लाने के लिए फरमान जारी करता रहा। इसी मध्य 26 मई 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने 36 लाख रुपए के बदले जोधपुर का राज्य इंद्र सिंह को दे दिया था। जोधपुर में स्थित मुगल अधिकारियों को इंद्र सिंह की सहायता के भी आदेश दिए थे। भीमसेन अपनी पुस्तक दिल खुशा में लिखते हैं कि औरंगजेब ने
इस्लाम स्वीकार करने की शर्त पर अजीत सिंह को जोधपुर का पट्टा देने का प्रस्ताव किया था। औरंगजेब की इन कार्यवाहियों से राठौड़ों ने अनुभव कर लिया था कि इस विषय में सम्राट की मंशा ठीक नहीं है, अतः उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी अजीत सिंह को औरंगजेब की अघोषित कैद से मुक्ति दिलाने का संकल्प ले लिया था। राठौड़ सरदार दुर्गादास कुशल कूटनीतिज्ञ थे, अतः उन्होंने सम्राट की शक्ति का मूल्यांकन करते हुए इस कार्य को शांतिपूर्वक ढंग से संपादित करने के लिए एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने अनेक राठौड़ सरदारों को वापस जोधपुर भेज दिया और दुर्गादास सहित रघुनाथ भाटी, खींची मुकुंददास आदि सरदारों ने अजीत सिंह को दिल्ली से सुरक्षित निकाल ले जाने का दायित्व ग्रहण किया। अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से मुक्त कराने की युक्ति के संबंध में भिन्न भिन्न कहते हैं मत प्रचलित हैं, किंतु यह निश्चित है कि 14 जुलाई 1679 ईस्वी को दुर्गादास राठौड़ आदि सरदार युक्तिपूर्वक अजीत सिंह को दिल्ली से बाहर ले जाने में सफल हो गए थे। इस योजना के अंतर्गत रघुनाथ भाटी अपने 100 साथियों सहित दिल्ली में ही शाही सैनिकों से लड़ता हुआ वीरगति को भी प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात रणछोड़ दास ने भी अपने साथियों सहित दुर्गादास का पीछा करने वाली सेना से युद्ध करके उस सेना को उस समय तक रोके रखा जब तक कि दुर्गादास काफ़ी आगे नहीं निकल गए थे। इस संघर्ष में अनेक राजपूत योद्धा जो थे वो मारे गए थे। इसके बाद दुर्गादास ने अजीत सिंह को अन्य राठौड़ों के साथ आगे भेजकर शाही सेना का मार्ग रोके रखा। इसके पश्चात बची हुई शाही सेना जो थी वो दिल्ली लौट गई थी और दुर्गादास भी किसी प्रकार अजीत सिंह के पास पहुंच गए थे। 23 जुलाई के आसपास राठौड़ सरदार और अजीत सिंह जोधपुर पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ समय के लिए अजीत सिंह को बलूंदे में रखा गया और फिर उसे सिरोही के समीप कालिंद्री गांव में रखा गया। कालांतर में दुर्गादास की प्रार्थना पर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को अपने आश्रय में रखना स्वीकार किया। अतः अजीत सिंह को मेवाड़ ले जाया गया, जहां महाराणा ने उसे 12 गांवों सहित केलवा की जागीर प्रदान की और राठौड़ों को उसकी सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया था। कहते हैं इस समय औरंगजेब की क्या प्रतिक्रिया रही थी। औरंगजेब ऐसे अवसर पर चुप बैठने वाला नहीं था। अजीत सिंह के सुरक्षित जोधपुर पहुंचने की सूचना जैसे ही औरंगजेब को मिली, उसके क्रोध का कोई जैसे है बराबरी नहीं कर सका था। क्रोध उसका 7वें आसमान तक पहुंच गया था। उसने अजीत सिंह के स्थान पर एक ग्वाले के लड़के को लाकर हरम में रखा और घोषणा करवा दी कि वही जसवंत सिंह का वास्तविक उत्तराधिकारी है और दुर्गादास वाला अजीत सिंह नकली राजकुमार है। यही नहीं, औरंगजेब ने क्रोधवश जोधपुर के फौजदार ताहिर खां को पच्युत कर दिया, क्योंकि वह अजीत सिंह के जोधपुर प्रवेश को रोकने में असफल रहा था। इसी प्रकार इंद्र सिंह को भी उसने राजच्युत करके जोधपुर को पुनः खालसा घोषित कर दिया, क्योंकि वह मारवाड़ के राठौड़ सरदारों और जन समुदाय को अपने प्रभाव में नहीं ला सका था। साथ ही 17 अगस्त 1679 ईस्वी को उसने सर बुलंद खां के नेतृत्व में एक सेना जोधपुर पर अधिकार करने के लिए भेज दी थी। 25 सितंबर को सम्राट भी मारवाड़ अभियान का समुचित प्रबंध करने के लिए अजमेर पहुंचा था। तहबर खां और शहजादा अकबर तीव्र गति से मारवाड़ की ओर बढ़े। अक्टूबर माह के अंत तक शाही सेना ने संपूर्ण मारवाड़ पर आधिपत्य स्थापित किया। यद्यपि अनेक स्थानों पर उन्हें राठौड़ सरदारों से कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। इस आक्रमण से औरंगजेब ने जो कहते हैं घोर प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। शाही सेनाओं ने हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा, मंदिरों मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया, खेतों को हानि पहुंचाई, सर्वत्र लूट खसोट और बर्बरता का प्रदर्शन किया गया। मारवाड़ को अनेक भागों में बांटकर वहां मुस्लिम अधिकारी नियुक्त किए। इस प्रकार शक्ति के बल पर मारवाड़ के अधिकांश भाग पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया था, किंतु औरंगजेब की यह सफलता आंशिक ही थी, क्योंकि इस वजह से मारवाड़ ही उसकी अधीनता में आया। वह न तो राठौड़ों को परास्त कर सका और न ही अजीत सिंह को पा सका, बल्कि इस युद्ध में शाही सेना के बर्बरतापूर्ण कार्यों से मारवाड़ में सम्राट के विरुद्ध घृणा का वातावरण बन गया था और राठौड़ आत्मसमर्पण की अपेक्षा आत्मोत्सर्ग को उद्यत हो गए थे। अब इस समय कहते हैं कि फिर 1707 ईस्वी में अजीत सिंह
जो था वो उसने मारवाड़ में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। कैसे कि वो मारवाड़ और मेवाड़ का जो गठबंधन हुआ उससे उसको कहते हैं सफलता प्राप्त हुई थी। डॉक्टर जदुनाथ सरकार का मत है कि मारवाड़ में औरंगजेब की विध्वंसकारी कार्यवाहियों ने राजपूतों की स्वाभाविक प्रतिक्रियात्मक भावनाओं को उत्तेजित किया था। कूटनीतिज्ञ दुर्गादास और राठौड़ सरदारों ने मारवाड़ की क्षमता को पहचानते हुए मेवाड़ के राणा राज सिंह के सहयोग से मुगलों का सामना करने का निश्चय किया और इस संबंध में राणा को पत्र भी भेजा। राणा ने शीघ्र ही उसका सकारात्मक उत्तर देते हुए अजीत सिंह को आश्रय देना स्वीकार कर लिया था और राठौड़ों का पूर्ण सहायता का वचन भी दिया। कहते हैं राणा के समर्थन से राठौड़ों को उत्साह में वृद्धि ही नहीं हुई वरन इससे संघर्ष का स्वरूप ही बदल गया। अब राठौड़ों और सिसोदियों ने मुगलों के प्रतिरोध के लिए एक साथ दो मोर्चे खोलने का निश्चय किया, एक मारवाड़ और दूसरा मेवाड़ की ओर से। उसके अनुरूप राठौड़ों ने मारवाड़ में अनेक स्थानों पर अपनी सैनिक चौकियां स्थापित की तो मेवाड़ ने भी महत्वपूर्ण मार्गों की नाकेबंदी करके मुगल आक्रमण के प्रतिरोध की तैयारियां शुरू कर दी। औरंगजेब ने प्रारंभ में कूटनीति और शक्ति के बल पर राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन को तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु उसमें असफल रहने पर उसने पूर्ण शक्ति के साथ दोनों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही शुरू करी। मुगलों द्वारा मारवाड़ और मेवाड़ के विरुद्ध किए गए अभियान में मेवाड़ की घटनाओं की चर्चा मैंने जैसे है पहले करी थी, इसलिए हम यहाँ अभी जैसे मारवाड़ की घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। मुगलों द्वारा मारवाड़ में की गई सैन्य कार्यवाही के अंतर्गत शाही सेना ने मेड़ता, डीडवाना, रोहड़ आदि क्षेत्रों पर अधिकार करके इस क्षेत्र में भयंकर लूटमार की, अनेक मंदिरों को तोड़ा। यही नहीं, राठौड़ सरदारों को ऊंचे पद और मनसब का प्रलोभन देकर उन्हें अजीत सिंह का साथ छोड़कर शाही सेवा में आने का प्रोत्साहित किया गया, किंतु मुगलों को इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। राठौड़ों ने भी कुशलतापूर्वक मुगलों का सामना किया और राठौड़ सैनिक छापामार के रूप में कहते हैं यत्र तत्र लूटमार करते रहे और शाही सेना के आने पर वो भाग खड़े होते थे। यही नहीं, उन्होंने मुगलों की अनेक सैनिक चौकियों पर भी अधिकार किया और वहाँ के मुगल अधिकारियों को धन देने पर बाध्य कर दिया था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने मुगल सेना को परेशान करे रखा था। 1680 ईस्वी में राठौड़ों ने मेवाड़ी सेना के साथ जालोर पर भी भीषण आक्रमण किया, जिससे दुर्ग में शाही सेना की स्थिति दयनीय हो गई थी और दुर्ग रक्षक फतेह खां ने सम्राट से सहायता मांगी थी। इस पर औरंगजेब ने मुकर्रम खां को जालोर की ओर जाने के आदेश दिए थे। दूसरी ओर राठौड़ इंद्र सिंह भी मारवाड़ राज्य की प्राप्ति की आशा में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील था। प्रारंभ में उसे सिमाड़ा और सोजत में राठौड़ों के दमन में सफलता मिली थी। तत्पश्चात उसका जैताराना आदि स्थानों पर भी उसका राठौड़ों से भीषण संघर्ष हुआ, किंतु जून 1680 में खेतसर के युद्ध में वह बुरी तरह परास्त हुआ। यही नहीं, राठौड़ों का वंशज होने पर भी वह किसी भी राठौड़ सरदार को अपनी ओर मिलाने में असफल रहा। दक्षिण में जालोर में सिवाड़ा, उत्तर में डीडवाना और उत्तर पश्चिम में सांभर आदि स्थानों पर प्रतिक्रिया स्वरूप राठौड़ों का विद्रोह काफी तीव्र हो गया। अनेक स्थानों पर शाही सेना को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राठौड़ों की मोर्चाबंदी इतनी कुशल थी कि शाही सेना की संचार व्यवस्था जो थी पूर्णतः निष्क्रिय हो गई थी। यही नहीं, शहजादे अकबर को भी चित्तौड़ से दसूरी जाते समय मार्ग में ब्यावर, मेड़ता, सोजत आदि स्थानों पर राठौड़ों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। यद्यपि राठौड़ों ने मुगलों से कहीं भी आमने सामने प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं किया, किंतु उन्होंने शाही सेना की रसद आदि लूटकर उनके आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध करके शाही सेना की स्थिति को अत्यंत कहते हैं संकटप्रद बना दिया था। यही नहीं, राठौड़ों द्वारा मुगल थानों पर किए जाने वाले अचानक आक्रमणों के आतंक से भयभीत शाही सेना के अधिकारियों का दिन का चैन और रात की नींद भी हराम हो गई थी। राजपूत जो हैं कूटनीति और शहजादे का विद्रोह किस तरह से इसमें होने लगा था कि यद्यपि कहते हैं राठौड़ प्राणपण से मुगलों का विरोध कर रहे थे, किंतु शाही सेना की तुलना में उनकी शक्ति और साधन सीमित थे। ऐसी स्थिति में उनके लिए दीर्घकाल तक संघर्ष करना दुष्कर था। फलतः उन्होंने कूटनीति से काम लिया। शाही सेना के बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए उन्होंने मुगलों में फूट डालने का प्रयास करना शुरू कर दिया। दुर्गादास जो थे उन्होंने शहजादे अकबर को अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा दे दी थी। इस कार्य के लिए उसे राजपूतों की ओर से सहायता का आश्वासन भी मिला था।
उसके अनुरूप फिर शहजादा अकबर ने क्या किया, 1 जनवरी 1681 ईस्वी को नाडोल में स्वयं को सम्राट ही घोषित कर दिया था और अपने पिता के विरुद्ध जो विद्रोह का झंडा था वो ऊंचा कर दिया था। और फिर वह राजपूत सेना के साथ अजमेर की ओर बढ़ा, जहां उस समय औरंगजेब रह रहा था। किंतु अकबर की विलासिता, आक्रमण्यता, विलंब और औरंगजेब के षड्यंत्र के कारण अंततः उसका विद्रोह जो था वो असफल हो गया और उसे दुर्गादास के साथ दक्षिण में जाकर संभाजी के पास शरण लेनी पड़ी थी। दूसरी ओर अकबर के विद्रोह की असफलता के बाद मेवाड़ के नए महाराणा जय सिंह ने 1681 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि करके मारवाड़ की जो सहायता से हाथ खींच लिया था। फलतः राठौड़ अब अकेले पड़ गए थे। प्रतिरोध की निरंतरता की बात हम अगर करते हैं तो जून 1681 में मुगल मेवाड़ संधि के साथ ही मुगलों के विरुद्ध गठित राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन जो था वो भंग हो गया था। इस संधि के बाद संपूर्ण मुगल शक्ति मारवाड़ के विरुद्ध लगने की संभावना थी। डॉक्टर के एस गुप्ता कहते हैं कि यदि ऐसा हो जाता तो राठौड़ों की शक्ति समाप्त हो सकती थी, किंतु औरंगजेब की दृष्टि से संभाजी और अकबर का गठबंधन जो था वो राठौड़ों की विद्रोह की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और संकटप्रद था। अतः इस संधि के उपरांत कहते हैं वह मारवाड़ का कार्य अपने पुत्र अजीमुद्दीन को सौंपकर स्वयं दक्षिण की ओर चला गया। दूसरी ओर मारवाड़ ने भी अपना जो स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा, जो विभिन्न रूपों में आगामी 27 वर्षों तक 1680 से 1707 ईस्वी तक चलता रहा था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि राठौड़ों के स्वतंत्रता संघर्ष को 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। पहला काल 1680 से 1686, जिसमें अजीत सिंह की अल्पायु और दुर्गादास के दक्षिण में चले जाने के कारण नेतृत्व के अभाव में यह संघर्ष जन संग्राम बना और बिना राजधानी, बिना दुर्ग, बिना किसी निश्चित नेतृत्व और योजना के विभिन्न राठौड़ सरदार मुगलों से संघर्ष करते रहे थे। द्वितीय काल जो था वो 1687 से 1701 तक रहा। इस काल में मार्च 1687 ईस्वी को अजीत सिंह को प्रकट कर दिया और मारवाड़ के स्वतंत्रता संघर्ष को एक नया रूप मिला। अक्टूबर 1687 में दुर्गादास भी दक्षिण से लौट आया था और बूंदी का दुर्जनसाल हाड़ा भी अपने सहयोगियों के साथ राठौड़ों से आ मिला था। इससे मारवाड़ में मुगल विरोधी संघर्ष को पर्याप्त कहते हैं बल मिल गया था और दुर्गादास ने दुर्जनसाल हाड़ा के सहयोग से 1690 में अजमेर के मुगल सूबेदार को भी परास्त किया और मेवात और दिल्ली तक मुगल सीमाओं पर आक्रमण किए थे। राठौड़ सरदारों के आक्रमणों से आतंकित होकर मारवाड़ के मुगल सूबेदार जो शुजात खां थे, उसने भी राठौड़ों से एक गुप्त संधि करके उन्हें अपनी आय का 1/4 भाग देना भी स्वीकार कर लिया था। कहते हैं इस समय जो औरंगजेब था वो दक्षिण अभियान में व्यस्त था। उसके उपरांत भी उसने मारवाड़ के बारे में पर्याप्त वो चिंतित भी था, क्योंकि उसका पुत्र जो बुलंद अख्तर और पुत्री शफीयुतुन्निसा दुर्गादास के पास बंदी अवस्था में थे। सम्राट उन्हें मुक्त करवाने का इच्छुक था। अतः उसके निर्देश पर शुजात खान ने दुर्गादास के साथ समझौते की बातचीत भी शुरू करी थी और अंत में एक समझौते द्वारा राठौड़ों ने शाही बालकों को मुगल दरबार में भेजना स्वीकार कर लिया था। औरंगजेब ने भी अजीत सिंह को जालोर, सांचौर और सिवाना के परगने जागीर के रूप में देकर शाही सेवा में पद प्रदान किया, किंतु मारवाड़ का राज्य उसे नहीं लौटाया गया था। दुर्गादास को भी 3000 का मनसब देकर पाटन और अनहिलवाड़ा का फौजदार भी नियुक्त किया था। तीसरा काल आता है 1701 से 1707 ईस्वी तक का है। इसके लिए कह सकते हैं कि ये मुगल और मारवाड़ संधि जो कहते हैं स्थायी सिद्ध नहीं हुई थी। 1701 में शहजादा आजम जो था वो मारवाड़ का प्रबंधक नियुक्त हुआ था, जिसने अपने व्यवहार से राठौड़ों को नाराज कर दिया था। अतः दुर्गादास और अजीत सिंह ने पुनः विद्रोह कर दिए थे और औरंगजेब को विवश होकर उनसे संधि करनी पड़ी थी, जिसके कारण उसने मेड़ता को अजीत सिंह की जागीर में सम्मिलित किया। गुजरात पर मराठों के आक्रमण का लाभ उठाकर 1706 में दुर्गादास और अजीत सिंह ने पुनः विद्रोह का बिगुल बजा दिया था और नागौर पर अधिकार कर लिया था। इसी बीच 7 मार्च 1707 ईस्वी को कहते हैं औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए अजीत सिंह ने 12 मार्च 1707 को जोधपुर पर आक्रमण करके अपने आप को वहां स्वतंत्र कर दिया था। मुगल सूबेदार जफर कुली खां को मार दिया था और अपने जोधपुर पर उसने अधिकार कर लिया था। इस तरह से कहते हैं अजीत सिंह ने
मारवाड़ के शासक के रूप में अपना एक राज्याभिषेक करवाया। इसी मध्य राठौड़ों ने भी सोजत और पाली आदि को भी मुगलों के प्रभाव से मुक्त करा दिया था। अब मेवाड़ से संघर्ष की बात करें तो जब कहते हैं कि मुगलों ने 1679 में मारवाड़ पर अधिकार किया था तो मेवाड़ का राणा राज सिंह आतंकित हुआ था और उसने मारवाड़ के राठौड़ों से मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाकर मेवाड़ में सैनिक तैयारियां शुरू कर दी थी और चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, जो कि कहते हैं 1615 में मुगल और मेवाड़ संधि हुई थी उसके ये विरुद्ध था। ऐसी परिस्थितियों में 30 दिसंबर 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने अजमेर से मेवाड़ के लिए प्रस्थान किया था और जनवरी 1680 में देवारी पर अधिकार किया। कहते हैं राणा राज सिंह मुगल शक्ति से सशंकित हो गया था और राजधानी छोड़कर सैनिकों सहित पहाड़ियों में छिप गया था। शाही सेनापति जो थे उन्होंने उदयपुर और चित्तौड़ पर भी अधिकार किए और शाही सेनापति हसन अली खां राणा राज सिंह की खोज करता हुआ कहते हैं पहाड़ियों की ओर बढ़ गया था। 22 जनवरी 1680 ईस्वी को उसने राणा को परास्त किया और इस प्रकार औरंगजेब जो है शाही सेना का नेतृत्व शहजादा अकबर को सौंपकर मार्च 1680 ईस्वी को अजमेर लौट आया था। इस बीच कहते हैं राणा का पुत्र जो कुंवर सिंह है उसने गुजरात पर आक्रमण करके कई स्थानों पर खूब लूटपाट मचाई थी। औरंगजेब ने 3 ओर से मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी और इस योजना के अनुसार आजम को देवारी की ओर से, मुअज्जम को राज समुद्र की ओर से और शहजादा अकबर को पश्चिम में दसूरी की ओर से मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। शाही सेना ने आदेशानुसार मेवाड़ को घेरा, किंतु कहते हैं इसी समय शहजादे अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और राजपूतों की सेना का नेतृत्व कर औरंगजेब के विरुद्ध अजमेर को प्रस्थान करने की तैयारी करने लग गया था। लेकिन कहते हैं 22 अक्टूबर 1680 ईस्वी को राणा राज सिंह की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर राणा जय सिंह जो है मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। अकबर ने पुनः राणा जय सिंह से संधि वार्ता की और दोनों पक्षों में समझौता हुआ। 11 जनवरी 1681 ईस्वी को मंडोल में राजपूतों की अध्यक्षता में अकबर ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और तहबर खां को अमीर उल उमरा बनाया गया। कहते 15 जनवरी 1681 ईस्वी को औरंगजेब ने अपने विद्रोही पुत्र का सामना करने के लिए प्रस्थान किया और दोराहा में उसका इंतजार किया। इस बीच कहते हैं औरंगजेब ने कूटनीतिक चाल चल दी। उसने अकबर के सहायक जो तहबर खां था उसके ससुर इनायत खां से एक पत्र लिखवाया कि यदि जो तहबर खां है शाही शिविर में अगर लौट आता है तो उसे क्षमा भी कर दिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। जैसे ही पत्र तहबर खां ने पढ़ा उसने अपने परिवार के हित के लिए चुपचाप शाही शिविर में वो चला आना मंजूर कर लिया, लेकिन शिविर में पहुंचते ही उसका कहते हैं वध कर दिया गया। इसके बाद अकबर के नाम एक झूठा पत्र लिखा कि उसने राजपूतों को अच्छा धोखा दिया है और उसकी खूब प्रशंसा भी इस पत्र में की गई और औरंगजेब की योजना जो थी वो ये थी कि यह पत्र राजपूत सरदार दुर्गादास को प्राप्त होए और ऐसा ही हुआ। उसके मन में शहजादा अकबर के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया और वह राजपूत सैनिकों सहित अकबर के शिविर को लूटता हुआ मारवाड़ भाग गया। अब स्थिति क्या हुई कि जो अकबर है उसकी औरंगजेब पर आक्रमण करने की योजना विफल हो गई और अकबर स्वयं अपने आप को मित्रहीन पाकर दक्षिण भारत में संभाजी की शरण में चला गया था। मेवाड़ के राणा जय सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। उधर शहजादा अकबर के दक्षिण चले जाने से औरंगजेब की चिंता और बढ़ गई थी, अतः मेवाड़ से वो संधि करने के समय पक्ष में था और अंत में कहते हैं जय सिंह के प्रतिनिधि श्याम सिंह और मुगल सेनापति दलेल खां और हुसैन खां के माध्यम से 15 जून 1681 ईस्वी को दोनों पक्षों के यानी कि राजपूतों और मुगलों के बीच में संधि हुई। संधि की पहली शर्त थी कि राणा जजिया कर देने के स्थान पर पूर्व माडल और बदनौर के परगने मुगल सरदार को सुपुर्द करेगा। मुगल सरकार जो है वो मेवाड़ से अपनी फौजों को हटा लेगी। तीसरी शर्त थी कि राणा को उसके वतन की भूमि लौटा दी जाएगी। चौथी थी जय सिंह को 5000 का मनसब दिया जाएगा और उसे राणा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। पांचवी शर्त थी कि राणा ने चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाने और मारवाड़ के राठौड़ों की सहायता न करने का वचन दिया। इस संधि की कहते हैं इतिहासकारों ने तो काफ़ी आलोचना की है और उसे नैतिक दृष्टि से राणा का अप्रशंसनीय कार्य कहा है।
इस संधि के पश्चात 1698 ईस्वी तक राणा और सम्राट के संबंध जो थे वो शांतिमय बने रहे और उसके पुत्र अमर सिंह द्वितीय ने भी सम्राट का कोई विरोध नहीं किया। लेकिन इन राजपूत युद्धों का मुगलों के भावी भाग्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। लेनपुल लिखते हैं कि जब तक कट्टरपंथी औरंगजेब अकबर के सिंहासन पर बैठा रहा, एक भी राजपूत उसे बचाने के लिए अपनी उंगली तक उठाने को तैयार नहीं था। औरंगजेब को अपनी दाहिनी भुजा खोकर दक्षिण के शत्रुओं के साथ युद्ध करना पड़ा था। धन्यवाद।